नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान में औरतों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए ऐतिहासिक बिल हुआ पास, लेकिन कट्टरपंथियों को है तमाम एतराज। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर महिलाएं और बच्चे मिलिटेंट के तौर पर कर रहे हैं भर्ती। और आंग सान सू की के करीबी को मिल सकती है राष्ट्रपति की कुर्सी। बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र का उड़ाया जा रहा है मजाक? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की असेंबली ने औरतों के खिलाफ हिंसक मामलों पर रोक लगाने के लिए एक बिल को अपनी मंजूरी दी है। लंबे उतार चढ़ाव और कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद ये बिल तो मंजूर हो गया, लेकिन इस पर अमल होना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का भारी दबाव है और दूसरी तरफ समाज में मौजूद दकियानूसी सोच ने औरतों का जीना मुहाल कर रखा है। देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान और खासकर पंजाब के नेताओं को मुश्किलों की शिकार औरतों की हालत पर तरस आया और उनकी सुरक्षा के लिए असेंबली से एक बिल पास किया गया। वैसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया को दिखाने के लिए कानून तो पास कर देते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। इसकी वजह है पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने की हुकूमती पॉलिसी। वैसे बात अगर आंकड़ों की जाए तो पाकिस्तान में रोजाना 6 औरतों को अगवा किया जाता है, 4 के साथ बलात्कार होता है, 3 खुदकुशी करती हैं और 6 को कत्ल किया जाता है। जब तक हम अपने जहनों को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने माशरे को नहीं बदलेंगे, आज भी औरत को जिस तरीके से मारा जाता है, आज भी जायदाद में जिस तरीके से उसका हिस्सा काटा जाता है, आज भी बहुत सारे मामलात के अंदर जिस तरीके से उसे, आप सारे इश्तहारात देख लीजिए, औरतों से भरे होते हैं। मर्द क्यों नहीं इश्तहार में आते? मर्दों को इश्तहार मिली, यानी औरत एक जीनत बना दी गई है और ये औरत की तौहीन है। इसे आश्चर्यजनक ही कहा जाएगा कि औरतों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध सबसे खुशहाल कहे जाने वाले पंजाब प्रांत में होते हैं। यहाँ पिछले साल औरतों के खिलाफ 10,125 क्राइम्स हुए। इसमें तकरीबन 7,000 मामले हिंसा के हैं, 1,700 को अगवा किया गया और 1,400 की इज्जत लूटी गई। वैसे पंजाब की असेंबली में औरतों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए बिल का मंजूर होना मजहबी जमातों और उलेमाओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कानून बनाया गया है जो शरई एतबार से नाजायज़ है और इसकी खराबियाँ जब आएंगी और जब औरतें आज़ाद हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हर एक ये समझेगा कि हमारे लिए संभालना मुश्किल है और इस तरीके से बेराह रवी आम हो जाएगी। इसलिए हम समझते हैं कि इस कानून को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और अगर ये कानून बाकी रहा तो हमारे कल्चर के लिए, हमारे मज़हब के लिए, तमाम के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा इस कानून को तमाम उलमा और हम उसको मुस्तरद करें। पाकिस्तान में गर्ल्स एंड यंग फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरफ से एक सर्वे किया गया। इसके मुताबिक पाकिस्तान में 20% से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि औरतों के खिलाफ हिंसा अहम इशू नहीं है। 52% लोग ये समझते हैं कि पत्नी पर हाथ उठाना पति का हक है और 7% का ये ख्याल है कि औरत को मर्द के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पंजाब सूबे में औरतों के खिलाफ तशद्दुद रोकने का कानून तो पास हो गया, लेकिन लोगों में इसका खौफ होगा ऐसी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान जैसे कट्टर लीडर वुमन प्रोटेक्शन बिल को गैर इस्लामी तक करार दे चुके हैं। औरत को हमने एक अय्याशी का जरिया समझ रखा है। हम, हालांकि कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, सारे मज़ाहिब ये कहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत, बेटी, बेटी की जन्नत, बहन, बीवी, हर रूप में औरत बहुत बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। लेकिन हम जिस रिश्ते को जानते हैं या बहसियत मर्द पहचानते हैं, वो सिर्फ ये है कि औरत एक अय्याशी का जरिया है।
इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान में औरतों के साथ घरेलू जिंदगी से लेकर तालीम तरक्की तक हर जगह सौतेला सुलूक हो रहा है। आधुनिक दौर में भी पाकिस्तान में औरतों को इज्जत मिलना तो दूर, उन्हें इंसान तक नहीं समझा जा रहा। ये महज इत्तेफाक है कि जिस पाकिस्तानी कैनेडियन प्रोड्यूसर शर्मीन चिनॉय ने पंजाब में ऑनर किलिंग पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और इसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया, उसी पाकिस्तान में औरतों को हक देने वाले बिल का विरोध हो रहा है और इस पर हुकूमत की खामोशी देखकर लगता है कि वो भी इसे लेकर ज्यादा संजीदा नहीं है। अब वक्त है एक ब्रेक का। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस अब अपनी रणनीति में बदलाव ला रहा है। आईएसआईएस के निशाने पर है औरतें और बच्चे। वो इन्हें जान से नहीं मार रहा, बल्कि उसके इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। आतंकी अब मासूमों का इस्तेमाल दहशत के कारोबार के लिए कर रहे हैं। क्या है आईएसआईएस के दिल दहलाने वाले मंसूबे? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करना उसका मकसद है, फिर चाहे वो मासूम बच्चे हों या फिर औरतें। मौत के सौदागर को किसी की कोई परवाह नहीं, उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ मौत मारना। हाल ही में एक बार फिर ये खुलासा हुआ कि अब की बार वो उसे दहशतगर्द बना रहा है जो मुआशरे को संवार सकते हैं। दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसे जो जननी है। ये काम कोई और नहीं बल्कि सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस कर रहा है। बगदादी और उसका संगठन औरतों और बच्चों को दहशत की काली दुनिया में धकेल रहा है। साथ ही वो मासूम दहशतगर्दों का लश्कर भी तैयार करने पर आमादा है। इनके जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जहाँ पे वो खुदकुश हमले जिन्हें कहते हैं, जो भी उनके कहने के मुताबिक उसको आप देखें तो कोई 25 साल से ऊपर से कोई उम्र का कोई नहीं है। वो यही 20, 18, 15, 12 साल के बच्चे। अब ख़वातीन के मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन ये एक जब इंतहा पसंदी की जो आखिरी सरहद हद है ना, वो यही होती है। आईएसआईएस एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो अपने निजी मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे ना तो खुदा का खौफ है और ना ही इंसान की फिक्र। आईएसआईएस दूसरे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर मासूमों को कातिल बनाने की साजिश पर कारफरमा है। दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से चलाए जा रहे ट्रेनिंग कैंप इनकी नर्सरी है, जहां ये मासूम और गरीब बच्चों को अपने मकसद के लिए तैयार करते हैं। इन मासूमों के जहन में मुनाफरत और नफरत का वो जहर घोल देते हैं जो किसी की जान लेने और अपनी जान देने में कोई फर्क नहीं समझता है। आईएसआईएस वालों की ये है कि ये बच्चों को ब्रेन वॉश करना आसान होता है, और जब वो एक बार ब्रेन वॉश हो जाते हैं फिर उनको अपनी तो इतनी समझ तो है नहीं, तो बिल्कुल रोबो की तरह जिधर दबाव उधर चले जाते हैं। और ख़तरनाक इसलिए है कि जनरली आप यू डोंट टेंड टू सस्पेक्ट चिल्ड्रन, और ये जो है ये बिल्कुल किसी हद तक जब इनके माइंड में एक बात बैठ जाती है कि साहब हम जंगल में जाएंगे मरने के बाद और ये जहाद के लिए मरना ठीक है, तो फिर इनकी बिल्कुल वो एक सिंगल डायरेक्शनल सोच हो जाती है और ये किसी हद तक जाने को भी तैयार होते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी। रिफ्यूजी कैंप में औरतें और बच्चे बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। भूख और गरीबी से तंग इन लोगों को आसानी से गुमराह किया जा रहा है। इनकी बेबसी का फायदा उठा रहे हैं बगदादी और उसके साथी। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट।
अभी तक जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां ही अपने बेहतर प्रोडक्ट की बदौलत दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़ रही थीं, लेकिन अब यहां की कॉस्मेटिक कंपनियां भी अपना परचम लहरा रही हैं। हाल ही में एक मशहूर कॉस्मेटिक कंपनी ने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें कई सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए 3 उपायों पर खासा ध्यान दे रही है। पहला, न्यू प्रोडक्ट, दूसरा, न्यू काउंटर डेवलपमेंट और तीसरा, न्यू प्रमोशन। जापानी कंपनियां दूसरे देशों की कंपनियों के साथ मिलकर भी अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा सिर्फ कॉस्मेटिक्स के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड में भी देखने को मिल रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। इससे खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो बिजनेस या फिर दूसरे काम के चलते ईस्ट एशिया के देशों में यात्रा करते रहते हैं। बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग का असर यूएई में भी दिखाई दिया। यहाँ तूफान और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालत बिगड़ती देख स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। अकेले दुबई में केवल 7 घंटे में 257 सड़क हादसे हुए। गौरतलब है कि यूएई के शहर दुबई और अबू धाबी रेगिस्तान और भयंकर गर्मी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ सड़कों पर सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। शाम तक हालात जब ज्यादा खराब हो गए तो अबू धाबी में स्टॉक मार्केट बंद कर दिया गया। यहाँ ज्यादातर पाम ट्री हैं जो टूटकर सड़कों पर गिर गए। अबू धाबी में कई फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गई या उन्हें रोक दिया गया। अमेरिका के बैन को नजरअंदाज करते हुए ईरान लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ईरान की मिसाइलों ने 1400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट हिट किए। इन मिसाइलों पर इजराइल का खात्मा जरूरी लिखा हुआ था। ईरान का कहना है कि उसने अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए ये टेस्ट किया है और वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने कहा कि मिसाइल इजराइल तक वार कर सकती हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। बता दें कि यूएस ने जनवरी में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर नए बैन लगाए थे। चीन भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। चीन में 2015 में करप्शन के आरोप में 3 लाख अफसरों पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा करप्शन के खिलाफ शुरू किए गए कैंपेन के मुताबिक की गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि 2 लाख मेंबर्स पर हल्की कार्रवाई की गई, जबकि 82,000 लोगों को कड़ा दंड मिला। गौरतलब है कि जिनपिंग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम न लगी तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। म्यांमार की सबसे लोकप्रिय नेता आंग सान सू की ने ऐलान किया है कि उनके पुराने साथी हातिन क्याओ म्यांमार के नए राष्ट्रपति होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि हाल फिलहाल सू की राष्ट्रपति नहीं बन सकती। उनकी पार्टी के पास बहुमत तो है, लेकिन मुश्किल यह है कि म्यांमार में अब भी लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हैं। सेना की पकड़ कमजोर तो हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। वैसे हतिन के नाम का काफी विरोध भी हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हतिन कोई लोकप्रिय नेता नहीं, बल्कि सूकी के पुराने वफादार और उनके ड्राइवर हैं। इसलिए म्यांमार में इसे लोकतंत्र का मजाक माना जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में राष्ट्रपति के तौर पर हतीन क्याव का नाम सुर्खियों में है। वो म्यांमार की सबसे बड़ी नेता सू की के ड्राइवर की भूमिका निभाते आए हैं। दरअसल संविधान में खास क्लॉज के आधार पर सू की राष्ट्रपति नहीं बन सकती। म्यांमार में लंबे वक्त तक सत्ता पर काबिज रही सेना ने संविधान में एक ऐसा नियम डाल दिया है जिससे वो इस पद के लिए अयोग्य हो गई हैं। इस नियम के मुताबिक जिस किसी के करीबी परिजनों में से एक भी विदेशी नागरिक हो तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सू की के पति भी विदेशी नागरिक थे और उनके बेटों ने ग्रेट ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है, इसलिए वो राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य हो जाती हैं।
हम अपना नया राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज भी म्यांमार की संसद में 1/4 सांसद सेना के जरिए चुने जाते हैं। म्यांमार की सेना से सू की का सीधा टकराव रहा है। राष्ट्रपति पद का नया नियम सेना ने सू की को राष्ट्रपति बनने से रोकने के इरादे से ही बनाया था। सू की ने चुनावों के बाद संविधान से इस नियम को हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने भी हार मान ली है। म्यांमार के संविधान में बदलाव की शर्त ये है कि सेना द्वारा चुना गया कम से कम एक सांसद इस बदलाव के पक्ष में हो। जाहिर है फिलहाल ऐसा होने की संभावना नहीं है। हतिन क्या हर लिहाज से राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने पार्टी और इस देश के लिए काफी काम किया है। वो इस पद की गरिमा को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। म्यांमार में नए राष्ट्रपति को खड़ाऊ राष्ट्रपति या फिर रबर स्टैम्प करार दिया जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि सू की ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को तमाशा बना दिया है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि म्यांमार में लोकतंत्र की राह इतनी आसान नहीं होगी। अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक ने एक बार फिर शादी कर ली है। इस बार उन्होंने 59 साल की सुपर मॉडल अभिनेत्री जेरी हॉल से विवाह किया है। न्यूज कॉर्प के प्रमुख और ब्रिटेन में द टाइम्स और द सन के प्रकाशक मर्डॉक खुद 84 साल के हैं। उन्होंने लंदन के स्पेंसर हाउस में शादी की। इस जोड़े ने सेंट ब्राइट्स चर्च में अपने विवाह का जश्न भी मनाया। दरअसल इस इलाके में ब्रिटेन के बड़े प्रकाशकों के ऑफिस होने के कारण इस चर्च को पत्रकारों का चर्च कहा जाता है। मर्डॉक और हॉल ने 2 महीने पहले ही अपनी सगाई की घोषणा की थी। ये मर्डॉक की चौथी शादी है, जबकि हॉल दूसरी बार दुल्हन बनी है। 27 साल की पॉप स्टार रिहाना अपने काम को लेकर कम, अपनी हरकतों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। कभी अपनी बेबाक बयानबाजी तो कभी भड़काऊ ड्रेस पहनकर वो अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही में उनके जरिए पहना गया एक ड्रेस काफी चर्चा में रहा। रिहाना ने हाल ही में न्यूयॉर्क में एक थीम पार्टी में एक शानदार लेकिन बहुत बड़ा येलो गाउन पहना। रेड कारपेट पर रिहाना इस गाउन के साथ छा गई, लेकिन उसी के साथ एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक चैनल में उनके इस लुक और गाउन का बहुत ही फनी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया। इस वीडियो को फेसबुक पर 1,25 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। द मैट्रिक्स फिल्म से मशहूर हुए फिल्म निर्माता एंडी अब एक महिला बन गए हैं। उन्हें अब लिली वचोस्की के नाम से पुकारा जाएगा। 48 साल की लिली ने कहा कि मैं बहुत पहले ही दुनिया को इस बारे में बताना चाहती थी कि मैं एक आदमी नहीं बल्कि औरत हूँ, लेकिन मेरी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार शिकागो के विंडी सिटी टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहचान जाहिर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब इस झूठ को और छिपाना काफी मुश्किल हो रहा था। मीडिया से अक्सर दूरी बनाकर रखने वाले एंडी ने मैट्रिक्स के अलावा भी कई सफल फिल्में बनाई हैं, जैसे वी फॉर वेंडाटा और सेंस8। सिंगर और एक्ट्रेस माइली साइरस ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड लिम हेम्सवर्थ के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में एक बंगला खरीदा है। इसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। ये बंगला तकरीबन 1384 स्क्वायर फीट में फैला है, जिसका निर्माण 1958 में हुआ था। माइली ने इस घर को अपनी सुविधा अनुसार रिनोवेट भी करवाया है। माइली के इस नए घर में 4 बेडरूम और 3 से ज्यादा बाथरूम हैं। हर रूम में स्टोन फ्लोरिंग हुई है। घर के सभी दरवाजे कांच के हैं। कार पार्किंग के लिए 2 गैराज हैं। आउटडोर में बेहतरीन गार्डन है। खास बात यह है कि इसमें माइली के 5 डॉग्स भी उनके साथ रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले माइली ने 2015 में लॉस एंजलिस में एक आलीशान बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 31 करोड़ रुपए थी।
ऑस्कर समारोह तो खत्म हो गया, लेकिन इस समारोह में शिरकत करने वालों और उनकी महंगी ड्रेसेस अभी तक चर्चा में हैं। इस एक रात के फंक्शन के लिए कई सितारों ने लाखों डॉलर की ड्रेसेस पहनी। एरिन वॉल्श ऐसी ही एक मशहूर ड्रेस डिजाइनर हैं, जिनके डिजाइन किए कपड़ों ने ऑस्कर में खूब सुर्खियां बटोरी। कैरी वॉशिंगटन, मैगी गिलेनहॉल और सारा जेसिका पार्कर जैसी मशहूर हस्तियों ने उनके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने। यंग और टैलेंटेड एरिन अपनी इस सफलता पर काफी खुश हैं, क्योंकि उनका नाम अब वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स में शामिल जो हो गया है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।